सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम जो तीसरी बुक है भारत एक खोज उसको पढ़ रहे थे। उसमें हमने 2 पार्ट पढ़े। पार्ट 2 बहुत अच्छे पार्ट थे। तो पार्ट ये जनरल नॉलेज की भी इसमें बातें भी हैं, साथ में मोरल वैल्यूज की बातें भी हैं तथा भारत की सभ्यता की बातें भी हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों इस पुस्तक को भी पढ़ लेना, ठीक है? तो आपका सामान्य ज्ञान ही बढ़ेगा। तो आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। खोलो बुक, पार्ट नंबर 3। पेंसिल हाथ में रखेंगे, प्रश्न उत्तर भी साथ साथ करेंगे हम और रेखांकित भी कर लेना। पार्ट 3 का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता आपने एसएस में भी पढ़ी है। तो आज पाठ शुरू करेंगे। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर होता है चित्र। उस सिंधु अतीत भूतकाल पुराना समय जो भारत का सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है, जिसके अवशेष होते हैं, खंडर मिलते हैं जो म्यूजियम वगैरह में रखते हैं। सिंध में, ये सिंध अंडरलाइन करो, सिंधु घाटी में अवशेष कहाँ मिले? सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। ये 2 शहरों के नाम है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। अंडरलाइन कर लो। इस 4 लाइनों में 2-3 प्रश्न बन गए हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर है। दोनों स्थानों पर इन खंडहर टुकड़े मात्र के एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि दोनों के बीच भी ऐसी बहुत से और नगर और अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बनाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। अब यह भी प्रश्न बना है कि सभ्यता कहाँ कहाँ फैली थी? उत्तर भारत में दूर दूर तक। संभव है भविष्य में भी यह सुदूर अतीत को उद्घाटित करना, प्रकाशित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजों की जाए। इस सभ्यता के अवशेष दूर दूर जगह पर मिले। पश्चिम में काठियावाड़ में, अंडरलाइन कर लो, कहाँ कहाँ अवशेष मिले? पश्चिम में काठियावाड़ में, पंजाब के अंबाला जिले में। अंबाला जिला तो पास ही है ना आपके, कुरुक्षेत्र से 40-45 किलोमीटर दूरी पर है। यह विश्वास किया जाता है यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं उससे अधिक है। अब तक हम जो जान चुके उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उसमें अनुमान लगाया जा सकता है वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धर्मनिरपेक्ष अंडरलाइन करो कि यहाँ पर आपस में धर्म के आधार पर कोई मतभेद नहीं था। लोग सभी धर्मों का आदर करते थे। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर इस पर हावी, अगले पेज पे आ जाओ, हावी थे। यह स्पष्ट है यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। अग्रदूत नेतृत्व करने वाली नेता को बोलते हैं। सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ने फ्रांस, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया। अब यहाँ भी रेखांकित करो, अंडरलाइन कर लो। सिंधु घाटी सभ्यता ने किस किस के संबंध बनाए और व्यापार किया। साथ में क्या किया? संबंध भी बनाए, उनके साथ व्यापार भी किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना से बेहतर थी। यह एक ऐसा नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था। धनाढ्य अंडरलाइन करो। अमीर को बोलते हैं जो बहुत रिच हो। उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी, लाइन। दुकानें संभवतः छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान के बीच समय के कुछ ऐसे दौर गुजरे हैं जिसके बारे में हम कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतर
सभ्यता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है, जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है, अचरज होना, आश्चर्य होना। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा, रहन सहन, लोक प्रचलित रीति रिवाजों, दस्तकारी होती है हाथ से कलाकारी करना, यहाँ की पोशाक होती है, कपड़े, वस्त्र, फैशन की याद दिलाता है। अंडरलाइन कर लो यहाँ भी कि किस किस बातों की हमें याद दिलाता है, परंपरा की, रहन सहन की, रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, पोशाक, कपड़े पहनने की, कैसे कपड़े पहनते थे वो। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं, भोर बेला प्रातः काल को बोलते हैं कि जब इसका प्रारंभ हुआ था, बल्कि अनेक रूपों में विकसित सियाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है, उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति की है। अब देखो कौन कौन सी प्रगति की, सुख सुविधाओं में, कलाओं में, तकनीक में, मैकेनिकल जो पॉइंट होते हैं उसमें भी। लेकिन उसने एक सुंदर वस्तुओं का सृजन किया, बल्कि आधुनिक उपयोगी और ठेठ चिन्हों हमको नालियों के यंत्र तक का निर्माण किया। यहाँ देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता में केवल सुंदर वस्तुओं का निर्माण नहीं हुआ, हमें अनेक नालियों तक के चित्र दिए। आर्यों का आना, दूसरा पॉइंट पे आ जाओ, आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे, कहाँ से आए, यह अभी पता नहीं है। यह संभावना है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। अब यहाँ भी देखो प्रश्न क्या है कि आर्य सिंधु घाटी में कहाँ से आए, किसी को नहीं पता, इसकी केवल कल्पना करते हैं। इसकी जड़ें, शाखाएं दक्षिणी भारत में मिल जाती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों और संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय हजारों वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत के निवासी मान सकते हैं। अब सिंधु घाटी के बारे में लोगों का कहना है कि अकस्मात ऐसी दुर्घटना हो गई जिसकी व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु घाटी नदी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। अंडरलाइन करो, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है, भयंकर बाढ़ों के लिए, जो नगर गांवों को बहाकर ले गई। मौसम परिवर्तन से धीरे धीरे धरती सूखती गई, खेतों पर रेगिस्तान छा गया। मोहनजोदड़ो के खंडर अपने आप का प्रमाण है कि बालू की तरह जमती रेत शहर की ऊंची और नागरिकों के मकान और भी नीचे हो गए। खुदाई से निकले कुछ मकान 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत है कि स्तर के ऊपर के कारण उनकी दीवारें भी ऊंची होती गई। यह जानते हैं कि सिंधु का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था। अब देखो यहाँ भी प्रश्न है कि सिंधु घाटी का जो सूबा था वह बहुत समृद्ध था, समृद्ध, संपत्तिवान और उपजाऊ था, जो मध्य युग के बाद रेगिस्तान बनकर रह गया। यहाँ भी प्रश्न है कौन से युग के बाद रेगिस्तान बना। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों से इसके इलाके के निवासियों उनके रहन सहन की समृद्धि को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा। आसपास विश्वास किया जाने लगा यह सिंधु घाटी की सभ्यता दूर दूर तक फैली थी। इस बात का फैसला करने के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं है। वह बालू किसको बोलते हैं, रेत को। यह बालू जिसने प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया, अर्थात बताया जो खंडर हुए थे उस पर रेत बिछ गया तो वे खंडर छिप गए। धीरे धीरे शहर प्राचीन सभ्यता नष्ट हो गई और खंड खंड हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता बाद के कालखंडों के
के बीच निरंतर संबंध के साथ सिलसिला टूटने और उसके प्रमाण मिलते गए। यह टूटना इस बात का सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न भिन्न प्रकार की थी। कृषि बहुत अधिक मात्रा में थी। नगर और थोड़ा शहरी जीवन भी मौजूद था। खेती हर पक्षी पर जोर दिया जाता था। जो आर्य थे, आर्य किस पर जोर देते थे? खेती पर, खेती करने पर। उत्तर पश्चिमी दिशा में भारत में एक के बाद एक आए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। संभव है इससे बड़ा समय का अंतर न रहा हो। पश्चिम उत्तर दिशा से भारत के ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही और भारत में जज्ब होती रही, अर्थात भारत में अपना स्थान बनाती रही। आर्यों ने और द्रविड़ जातियों के बीच हुआ सिंधु घाटी सभ्यता प्रतिनिधि थे, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई देते थे। बाद में युगों युगों से अनेक जातियां आई और सबने अपना प्रभाव डाला। एक और पैरा पढ़ेंगे बस। प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास प्राचीन भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वेद सबसे पुराना संस्कृति के केंद्र है। वैदिक युग के बाद बहुत मतभेद रहा। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। अंडरलाइन कर लो, ऋग्वेद की ऋचाओं का समय। मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इन भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीन उपलब्धि है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। अब यहाँ देखो मैक्स मुलर ने क्या कहा। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए जिसने ईरान के अवसेता की रचना थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पलवन किया। वेदों और अवस्था की भाषा भी अद्भुत साम्य है। कहा जाता है वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवस्था के निकट हैं। बच्चों, आज हमने पेज नंबर 21 तक पढ़ा। 21 के प्राचीन अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराणों तक के पढ़ा। अगली कक्षा में आगे पढ़ेंगे तो आप इसको दोबारा पढ़ेंगे। तो आप सबका धन्यवाद।